जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन लाजवाब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट 13। ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं इस प्रैक्टिस सेट में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके लेवल परीक्षा के लेवल को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए मैं इन प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये और ये पूछा जा चुका है। यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। यही भाषा थी सेम टू सेम। क्या कह रहा है, शेर खान ने चौसा युद्ध 1539 और कन्नौज युद्ध 1540 ईस्वी में हराकर उसको ईरान भागने के लिए बाध्य कर दिया। कौन से शासक को? औरंगजेब, हुमायूं, मोहम्मद आजम शाह या मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम। तो सही जवाब होगा हमारा हुमायूं। शेर खान ने हुमायूं को इन दोनों युद्धों में हरा के उसको भारत से निष्कासित कर दिया और इसी के साथ शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह उपाधि, ध्यान देना, ये पूछा जाता है कि शेर खान ने शेर शाह की उपाधि कब धारण की। इसके बाद इसने अपने सूरी वंश की स्थापना की, सूरी वंश स्थापित किया, ध्यान देना, ठीक है। और जब तक शेर शाह जिंदा रहा तब तक हुमायूं भारत में वापस नहीं आया। हुमायूं ने का कार्यकाल था 1531 से 1540 ईस्वी तक। फिर शेर शाह सूरी जब 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान में मारा गया। कलिंजर अभियान में कैसे मारा गया था? ये बारूद में विस्फोट होने की वजह से जब शेर शाह सूरी मारा गया, उसके 10 साल बाद यानी कि 1555 ईस्वी में हुमायूं दोबारा राजा बना, दोबारा भारत आया और इसने दोबारा गद्दी पर बैठा। और ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया ये, 1 साल बाद इसके 1556 ईस्वी में, ये डेट ध्यान रखना, 1556 ईस्वी में दिल्ली में एक पुस्तकालय है, दिल्ली में पुस्तकालय है, क्या है नाम उसका बताइए? दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के लिए एक इतिहासकार है, नाम पूछा जाता है कभी कभी इनका नाम है लेन पूल एक इतिहासकार है। इन्होंने इनकी मृत्यु पर कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। ये ध्यान रखना, इनका नाम कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो बात करें भूकंप की तीव्रता की तो किसके द्वारा मापी जाती है? पहला ऑप्शन है कैस्कोग्राफ, दूसरा है बैरोग्राफ, मो स्केल या सीस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सीस्मोग्राफ से, ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताना है कैस्कोग्राफ में पौधों की वृद्धि नापी जाती है, पौधों की वृद्धि, ठीक है। और बैरोग्राफ या बैरोमीटर, इससे क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, ध्यान देना, ठीक है। मो स्केल, बताइए इससे क्या मापते हैं? मो स्केल महत्वपूर्ण है आपके लिए, इससे नापते हैं चट्टानों की कठोरता। ये चारों चीज़ें ध्यान रखना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम बताना है आपको। तो इस पोर्टल का क्या नाम है? इस पोर्टल का नाम है नंदी पोर्टल। क्या नाम है? नंदी पोर्टल। ये करेंट का क्वेश्चन है। नंदी पोर्टल पे आपको पशुओं से संबंधित नई दवाओं और उनके टीकों के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? पूछा है संवैधानिक सलाहकार। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कौन थे? ये थे संविधान सभा के अध्यक्ष,
ध्यान देना। BR अम्बेडकर ये कौन थे? ये थे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कौन थे? ये थे प्रारूप समिति के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ध्यान देना, ये पूछते हैं। और रही बात संवैधानिक सलाहकार की, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बात करें स्वराज पार्टी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में इसके संस्थापक थे चित्तरंजन दास। कौन था? चित्तरंजन दास। और एक लोग और थे सह संस्थापक में, वो थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। एक चीज और पूछा जाता है, चित्तरंजन दास इसमें अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास इसके स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू ये महासचिव थे। महासचिव, ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे और महासचिव कौन थे। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो गया चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? ध्यान देना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम आपको डायग्राम से, एक चित्र से अच्छे से समझा देंगे, तो जितने भी इससे शुष्क सेल से क्वेश्चन बनते हैं आप एक बार में सब क्लियर हो जाएंगे आपके सारे प्रश्न। आपने देखा होगा पहले 3 सेल वाली बैटरी चलती थी, टार्च, जिसको हम टार्च कहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे आकृति होती थी उसकी, ये यहाँ पे लेंस लगा होता था, ये बल्ब लगा होता था। 3 सेल पड़ते थे इसमें, 3 सेल। उसी सेल को हमने यहाँ बनाया है, उसमें एक ये छड़ हुआ करती थी बीच में। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न बनते हैं हम आपको यहाँ से क्लियर कर देंगे। पूछते हैं इसका जो पात्र होता है वो किस धातु का बना होता है? पात्र होता है वो जिंक का बना होता है, जिंक पात्र, जिंक का पात्र। और ये जो जिंक का पात्र है ये एनोड का काम करता है, एनोड का कार्य महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। और ये जो रॉड है, ये रॉड, ये ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट छड़, ग्रेफाइट की छड़ है। और जो ग्रेफाइट की ये छड़ है ये कैथोड का काम करती है, कैथोड का कार्य, ध्यान देना, ये कैथोड का कार्य। इसके ऊपर एक कैप लगी होती थी, आप लोगों ने देखा होगा, ये पीतल की कैप होती थी, पीतल की टोपी बोलते हैं इसको, पीतल की टोपी। इसमें एक द्रव्य भरा होता था, इस द्रव्य को, इस जो द्रव्य भरा होता है, ये द्रव्य क्या होता था? ये होता था मैग्नीज, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड प्लस कार्बन का चूर्ण, कार्बन चूर्ण, ये शुष्क सेल में भरा होता था। हमसे पूछते हैं इस शुष्क सेल में कैथोड का काम कौन करता है? तो जो ग्रेफाइट की छड़ है वो कैथोड का काम करती है, जिंक का पात्र है वो एनोड का काम करता है, इसमें जो पदार्थ भरा होता है वो मैग्नीज डाई ऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा होता है, और जो कैप होती है ये पीतल की कैप होती है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे पूछा गया है कैथोड का काम, तो कैथोड का काम कौन कर रहा है? ग्रेफाइट की छड़। और पूछते अगर एनोड का काम कौन करता है, तो हमारा आंसर हो जाता जिंक का पात्र। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा है, ध्यान देना, नहीं है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। बाकी ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। इसके अलावा मीथेन, ओजोन, ओजोन, जलवाष्प, जलवाष्प, और एक और है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड।
ये ध्यान रखना। ये सारी जो हैं ये जलवाष्प यानी कि ये सारी जो जितनी गैसें हैं ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। पूछा जा सकता है कोई भी ऑप्शन देके कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। अगला प्रश्न, ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है? इस्पात, निर्वात, जल या इनमें से कोई नहीं? तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग इस्पात में होता है, सबको पता है, लेकिन कितना होता है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्वनि का वेग इस्पात में होता है मीटर प्रति सेकंड यानी 5920 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। निर्वात में शून्य होता है, निर्वात में शून्य। जल में पूछा जाता है, जल का कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जल में ध्वनि का वेग कितना होता है? 1435 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव को शीघ्रता से भरने में सहायक होता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी? तो घाव को शीघ्रता से भरने में विटामिन सी काम करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो सर्जन लोग होते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन के बाद मरीज को विटामिन सी की दवाइयाँ देते हैं और साथ ही मौसमी का जूस या खट्टे फलों के सेवन के लिए बोलते हैं। ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ये भी पूछा जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ये रोग भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने रण विजय युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजन किया? इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है अभी हाल ही में प्रयागराज में। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूपी में इसका आयोजन हुआ है और आपकी परीक्षा के लिए इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से नोट कर लेना, समझ रहे हैं? कहाँ हुआ? प्रयागराज में। अगला प्रश्न, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? महादेव की पहाड़ी, माउंट आबू, महाबलेश्वर या नीलगिरी? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं कहाँ? नीलगिरी में, नीलगिरी पहाड़ी पर। और ये कहाँ है, कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। एक प्रश्न पूछा जाता है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तो क्या है? उसका नाम डोडा बेट्टा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3637 मीटर। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। महादेव की पहाड़ियाँ ये कहाँ हैं? बाकी देख लेते हैं। ये एमपी में है। कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में। माउंट आबू ये राजस्थान में है, राजस्थान। महाबलेश्वर की पहाड़ी ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और महाबलेश्वर की पहाड़ी से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है, उसका नाम बताइए आप। कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? टाइटन, टाइटन ये शनि का उपग्रह है। किसका है? शनि का। इसके बारे में कहते हैं कि कौन सा ग्रह, पूछा जाता है कौन सा ग्रह बुध, कौन सा उपग्रह, सॉरी, कौन सा उपग्रह बुध के बराबर है या बुध के आकार के समान है? तो टाइटन, टाइटन बुध के समान है, समान आकार में, ध्यान रखना, बुध के समान आकार में है। बृहस्पति की बात करें तो इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीमीड, ज्ञानीमीड। जो ज्ञानीमीड है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। मंगल के दो उपग्रह पूछे जाते हैं, इनका नाम याद रखना। एक तो है फोबोस और दूसरा है डीमोस।
फोबोस और डीवोस ही मंगल के उपग्रह हैं, शुक्र का तो कोई उपग्रह ही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग बताना है। तो पंचायती राज प्रणाली या पंचायती राज व्यवस्था ये 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर अपनाई गई थी। और इसमें 3 अंग हैं। इसके कितने अंग हैं? 3। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति और सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। तो सबसे छोटा अंग पूछा है हमसे, सबसे छोटा अंग तो कौन सा हो जाएगा? ग्राम पंचायत सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला परिषद। ठीक है, ये 3 अंग है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, यात्री रेल मार्ग, सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग किन 2 नगरों को जोड़ता है? डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी को, जम्मू तवी और गुवाहाटी को, या कन्याकुमारी और जम्मू तवी को? तो जो सबसे लंबा रेल मार्ग है ये जोड़ता है डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। इस रूट की लगभग दूरी कितनी है? 4000 किलोमीटर। लगभग कितनी दूरी है? 4000 किलोमीटर। और इसको तय करने वाली ट्रेन कौन सी है बताइए? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन? विवेक एक्सप्रेस। एक प्रश्न पूछा जाता है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम बताइए, तो वो कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन की बात करें तो इसके जनक कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड एवरेन या लॉर्ड कर्जन? तो स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपन को। इनका कार्यकाल था 1880 से 1884 तक, ये इनका कार्यकाल था। लेकिन इन्होंने स्थानीय स्वशासन की स्थापना करी थी 1882 में। कब करी थी? 1882 में। स्थानीय स्वशासन होता क्या है? स्थानीय स्वशासन होता है स्थानीय लोगों का स्वयं के ऊपर शासन, या ये कह सकते हैं स्थानीय लोगों की अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था। ठीक है, तो सही जवाब हमारा हो गया रिपन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 ईस्वी में। इस समय ये किसका कार्यकाल चल रहा था? डफरिन का। डफरिन के कार्यकाल में। ये पूछता है कई बार कि किसके कार्यकाल में हुआ था? डफरिन के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी ए.ओ. हुम। इसकी स्थापना किसने की थी? ए.ओ. हुम ने। ये ब्रिटिश अधिकारी थे, ये ए.ओ. हुम। एक चीज़ और पूछी जाती है, इसका अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, नरगिस दत्त या देविका रानी को? तो सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को, और इनको ये मिला था 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। इनको भारतीय सिनेमा की पहली महिला भी कहते हैं। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली महिला, ये ध्यान रखना, ये पूछा गया है। अब बाकी देखते हैं मनोज कुमार को कब मिला था? मनोज कुमार को मिला था 2015 में, और ये कौन से क्रम का था? 63वां। अमिताभ बच्चन को इनको मिला था 2018 में, और ये क्रम था 66वां। बाकी नरगिस दत्त को अभी तक ये पुरस्कार नहीं मिला। नरगिस दत्त को कभी ये पुरस्कार नहीं मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बताना है।
सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कोलकाता, शंघाई, टोक्यो या कराची? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो। टोक्यो कहाँ है? जापान की राजधानी, जापान की राजधानी, ध्यान रखना। और इसकी जनसंख्या कितनी है? जो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है उसकी जनसंख्या भी तो पता होनी चाहिए हमें। इसकी जनसंख्या है लगभग 3 करोड़ 70 लाख, 3 करोड़ 70 लाख इसकी जनसंख्या है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? जागर, छपेली, चरकुला या राउफ? तो जागर की बात करें तो जागर ये उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का लोक नृत्य है। मुख्य रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में ये लोक नृत्य प्रचलित है। छपेली ये हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। चरकुला आपको पता ही होगा, ये अपने यूपी का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। राउफ ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। राउफ बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का। कह रहा है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। और पूछते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो ये मनाते हैं 5 सितंबर को। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। हम दोनों ऑप्शन इसीलिए लाए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 दिसंबर ये भी महत्वपूर्ण दिवस है, ये बताइए इस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाता है विश्व सॉल्ट डे, यानी कि विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अभी मृदा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। 5 जून को बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 जून को कौन सा डे मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस, ध्यान देना। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन बी 5 अक्टूबर। अगला प्रश्न, मंदिरों की उत्तर शैली कौन सी है? मंदिरों की उत्तर शैली मतलब मंदिर निर्माण की कुछ शैलियाँ हैं, ये जो दी गई हैं ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। बताना है कौन सी शैली भारत के किस भाग में प्रचलित है। एक मंदिर निर्माण की शैली है द्रविड़ शैली, ये दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। मतलब मंदिर निर्माण की जो शैली है दक्षिण भारत में वो द्रविड़ शैली है, मतलब द्रविड़ शैली से ही मंदिरों का निर्माण होता है, ठीक है। और बेसर शैली ये मध्य भारत में मंदिरों का निर्माण बेसर शैली में होता है। नागर शैली ये उत्तर भारत में। नागर शैली कहाँ प्रचलित है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सब नागर शैली में बने हुए हैं। तो हमसे उत्तर भारत की पूछ रहा था, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? नागर। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री शोध संस्थान महत्वपूर्ण है, ये कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में, हिमालय की तराई में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या तमिलनाडु में? तो दक्षिण गंगोत्री जो अपना शोध संस्थान है ये अंटार्कटिका में है और इसकी स्थापना करी गई थी 1980 में। कब करी गई थी? 1980 में। वर्तमान में ये बंद है, समझ रहे हो। दक्षिण भारत वो गंगोत्री के अलावा अपने भारत के 2 संस्थान और हैं अभी वहाँ पे। एक तो है मैत्री और दूसरा कौन सा है? भारती। मैत्री और भारती ये 2 शोध संस्थान और हैं, ये दोनों अभी चालू हैं। यहाँ पे शोध का कार्य किया जाता है, ठीक है। ये दोनों भी कहाँ हैं? अंटार्कटिका में, ध्यान देना। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 330, 338, 244 या 332? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 330 में क्या है बताइए, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC और ST के लिए आरक्षण है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, ध्यान रखना। लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? 330। 338 इसमें क्या है? इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना, यानी कि SC ST आयोग का गठन। ध्यान देना, ये सारे अनुच्छेद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 332 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारे अनुच्छेद ये किससे संबंधित हैं? SC ST से संबंधित हैं। ये 332 में है राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा में SC और ST के लिए आरक्षण, ध्यान देना, ठीक है। तो हमारा सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन सी, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 244 अनुच्छेद। लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं की औसत आयु कितनी होती है बताना है। हमारे ब्लड में दो तरह की लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, एक तो लाल रक्त कोशिकाएं और एक होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं को हम RBC कहते हैं, RBC, और जो वाइट ब्लड सेल्स यानी कि उनको क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाओं को WBC। ये दो तरह की हैं। इनका कार्यकाल पूछता है तो RBC का कार्यकाल पूछे तो बताना है 120 दिन। मतलब हमारे शरीर में रोज हजारों कणिकाएं बनती हैं और नष्ट होती हैं। जो रक्त कणिका आज बनी वो 120 दिन बाद, मतलब जो RBC का निर्माण आज हुआ होगा वो 120 दिन बाद समाप्त हो जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो उसका जीवन काल ही 120 दिन है, लेकिन ये कृम बना रहता है, ठीक है, ये कृम बना रहता है। फिर पूछा जाता है WBC का जीवन काल पूछे तो 2 से 5 दिन। 2 से 5 दिन ये किसका है? WBC का जीवन काल। ये दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप आपकी परीक्षा के लिए। निम्नलिखित नदियों में से किसका मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? इन नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनता है? ब्रह्मपुत्र, नील, डैन्यूब और मिसिसिपी नदी। तो सही जवाब होगा हमारा मिसिसिपी। ये कहाँ बहती है? अमेरिका में। अमेरिका। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा मतलब जैसे ये नदी है, ये नदी बह के आई, जब ये समुद्र में मिलती है उससे पहले इस तरीके का डेल्टा बनाती है जो पक्षी के पंजे की तरह होता है, समझ रहे हो? ये बनाती है कौन? मिसिसिपी नदी। एक प्रश्न और पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे बड़ा डेल्टा ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो मिलकर पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, तब वहाँ पे विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसकी भी आकृति कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी किस आकार की, किस आकृति का डेल्टा बनाती हैं? तो ध्यान रखना, ये बनाती हैं चापाकार। चापाकार का मतलब क्या है? जैसे यहाँ से हमने एक चाप लिया, ये इस तरीके का, मतलब ये समुद्र में मिलने से पहले इस तरीके का डेल्टा बनाती हैं चापाकार, समझ रहे? कई वितरकाओं में, जैसे ये नदी आई यहाँ से, तो ये नदी कई वितरकाओं में फैल जाती है और ये चापाकार
आकृति का डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान रखना। और पक्षी के आकार का डेल्टा कौन बनाएगी? मिसिसिपी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो जो चंपारण सत्याग्रह था ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था और ये 1917 चंपारण एक स्थान है बिहार में। यहाँ पे क्या था कि जो नील किसान थे, नील की खेती करने वाले किसान थे, उनके लिए ये गांधी जी को बुलाया गया था, उन्हीं ने बुलाया था। वहाँ पे एक पद्धति थी, तिनकटिया पद्धति, खेती करने की तिनकटिया पद्धति थी। इसमें क्या था कि भूमि के 3/20 भाग, मतलब अगर आपके पास 20 बीघा ज़मीन है, उसमें से 3 बीघा ज़मीन पे आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, करनी ही पड़ेगी, अंग्रेज करवाते थे, अनिवार्य था। अब किसान इस खेती को क्यों करने से मना करते थे? क्योंकि नील की खेती के बाद कुछ सालों तक उस भूमि की उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती थी, इसलिए किसान इस खेती को करना मना करते थे, इस खेती के लिए, नील की खेती। इसीलिए गांधी जी को इन्होंने बुलाया और कहा कि हमें इससे निजात दिलाइए। तब गांधी जी ने 1917 में बिहार चंपारण में सत्याग्रह किया और किसानों को उनको इस चीज़ से निजात दिलाया, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने इनकी बात मानी भी। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में, इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। और इसके संस्थापक थे एमजी रनाडे और एक व्यक्ति और था आत्माराम पांडुरंग। ये 2 व्यक्तियों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो महाराष्ट्र में अगर संचालक की बात करें तो सही आंसर होगा एमजी रनाडे। ये महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संचालक थे, ठीक है। और इनके सह संस्थापक कौन थे, इनका भी नाम पूछा जाता है, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न कह रहा है, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो बात करें ऊर्जा के यात्रा करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है? एक है चालन विधि, एक है संवहन विधि और एक है विकिरण विधि। इन 3 विधियों से ऊर्जा यात्रा करती है। लेकिन हम देखते हैं सूर्य से पृथ्वी की ओर किस माध्यम से करती है, देखते हैं। चालन विधि से ये करती है ठोसों में, यानी कि ठोस पदार्थों में या ठोसों में ऊर्जा का माध्यम क्या होता है? चालन। संवहन ये द्रव्यों में, द्रव्य पदार्थों में ऊर्जा संवहन विधि के द्वारा संचालित होती है। और विकिरण ये किस में होता है? गैसों में ऊर्जा का संचालन विकिरण विधि से होता है। तो सूर्य से पृथ्वी की ओर, यानी कि वायुमंडल में ऊर्जा किस तरह से, वायुमंडल है क्या, ये गैसी है, तो पूछा है सूर्य से पृथ्वी, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? विकिरण के माध्यम से ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर यात्रा करती है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? पूछा जाता है एक तो शांति काल में और एक पूछा जाता है युद्ध काल में, दोनों महत्वपूर्ण हैं। युद्ध काल, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, ये है शांति काल का। लेकिन परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये तीनों युद्ध काल में, ये तीनों किस में? युद्ध काल में दिए जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? ये परमवीर चक्र, और दूसरे पे दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र, और तीसरा ये हो जाएगा। ये तीनों पुरस्कार युद्ध काल में दिए जाते हैं। सर्वोच्च युद्ध काल का है परमवीर, इसके बाद महावीर, फिर वीर, ये 3 हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है। स्कर्बिक अम्ल, थायमीन, टार्ट्रिक अम्ल या टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है?
टोकोफेरॉल। स्कर्विक अम्ल ये किसका है? ये है विटामिन सी का। किसका है? विटामिन सी का। थायमीन ये बताइए, ये है B1 का। टार्ट्रिक अम्ल ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनती है? मतलब काराकोरम की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज या गिलगिट? तो हमारा सही जवाब होगा गिलगिट। गिलगिट ये लद्दाख में है। जरा मैप से समझते हैं। मानिए ये जम्मू कश्मीर का मैप है। इसमें 3 श्रेणियां लद्दाख में पाई जाती हैं। एक तो ये है, ये और ये 3 श्रेणियां हैं। इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। ये 3 श्रेणियां। और ये है जास्कर। जास्कर ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ध्यान देना, ये तीनों हैं। अब पूछ रहा है एक नदी ऐसे बहती है, यहाँ से निकलती है, इस तरीके से बहती है, और एक नदी यहाँ तिब्बत से बह के इधर से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। तो इस नदी का नाम है गिलगिट। गिलगिट, गिलगित नदी। और ये जो नदी है, ध्यान देना ये महत्वपूर्ण है, इस नदी का नाम है सिंध नदी। सिंध नदी, ध्यान देना। अब पूछ रहा है कि काराकोरम की दक्षिणी सीमा, तो काराकोरम की दक्षिणी सीमा कौन निर्धारित करती है? काराकोरम की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? ये है गिलगिट नदी। ठीक है। और अगर पूछे लद्दाख की दक्षिणी सीमा कौन निर्धारित करती है, तो आंसर होगा हमारा सिंध नदी। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में एक ये पर्वत श्रृंखला पर्वत है जिसका नाम है K2। K2 ये लद्दाख में है और ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कौन सा? K2। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में, 9 दिसंबर 1949 में, 10 मार्च 1950 में या 10 अप्रैल 1951 में? तो WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 में। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसीलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। जनेवा किस देश में है? जनेवा है स्विट्जरलैंड में। ध्यान देना, ये भी बहुत पूछा जाता है। याद कैसे रखेंगे? विश्व स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य से छेड़छाड़ हुई या स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? जानलेवा हो जाएगा। तो जनेवा, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया तो जानलेवा हो जाएगा। इससे याद कर सकते हैं जनेवा। याद करने की एक लिंक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रसिया, कजरी, ढोला मारू या ब्रहा? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है ढोला मारू, क्योंकि ये कहाँ का है? राजस्थान का। बाकी ये तीनों कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। राजस्थान का लोक नृत्य ढोला मारू। ढोला मारू से याद आता है राजस्थान का ये प्रचलित लोक नृत्य है और राजस्थान की सबसे चर्चित प्रेम कहानी है ढोला मारू की। इसमें क्या था? एक ढोला नाम के एक राजकुमार थे। ठीक है, राजकुमार। और मारू ये कौन थी? राजकुमारी ये थी राजकुमारी। ध्यान देना, ढोला जो थे ये नरवर राज्य था इनका, नरवर के राजकुमार थे। और जो मारू थी ये पूगल राज्य की राजकुमार जी थी। ध्यान देना, इनकी कहानी बहुत प्रचलित है और राजस्थान की सबसे बड़ी प्रेम कथा मानी जाती है। इसके लिए थोड़ा हम बता दें आपको, हुआ क्या था कि जो पूगल राज्य था इसमें अकाल पड़ा।
मुगल राज में अकाल पड़ा, तो ये अपने परिवार के शहर नरवर के राजा के यहाँ इन्होंने कुछ टाइम के लिए शरण ली थी। उसी टाइम इन्होंने अपनी पुत्री मारू का विवाह यहाँ के राजकुमार थे ढोला, उनके साथ कर दिया। उस समय ढोला की उम्र मात्र 3 वर्ष थी, 3 वर्ष, और मारू की उम्र कितनी थी? 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष। कुछ समय पुगल के राजा यहाँ रुके, इसके बाद चले गए अपने राज्य वापस। और इनकी जो शादी थी, कुछ टाइम बाद इन लोगों के बीच में मनमुटाव हो गया और इन लोगों ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया। जब ढोला मारू बड़े हुए तो इनको इस शादी के बारे में पता चला कि हमारी शादी पहले से हो चुकी है, तो इनकी चुप चुप के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया और इन लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया। आगे चल के इनको मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। बहुत बड़ी प्रचलित प्रेम कहानी, बहुत इंटरेस्टेड है, फिर कभी चर्चा करेंगे इस बात पे। चलते हैं अपने अभी हाल आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सुरहताल पक्षी विहार। सुरहताल पक्षी विहार ये कहाँ है? ये वाराणसी में, बाराबंकी में, हस्तिनापुर में या बलिया में? तो सुरहताल पक्षी विहार कहाँ है? बलिया में। इसका अभी नाम बदला गया है, इसीलिए मैंने इसको प्रश्न रखा है। इसका नाम अभी बदल कर क्या कर दिया गया? नाम बदला और इसका नाम कर दिया गया लोकमान्य पक्षी विहार। ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिदास जयंती सम्मेलन, हरिदास संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? बताइए। मथुरा में, हरिदासपुर, अलीगढ़ में या वृंदावन में या गोवर्धन में? तो हरिदास संगीत सम्मेलन होता है वृंदावन में। यहाँ हरिदास जयंती पर एक भव्य मेले का भी आयोजन होता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? वृंदावन। ये था हमारा आज का सेशन। काफ़ी अच्छे प्रश्न रखे थे हमने आपके लिए। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ हम अपनी आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब के लिए जय हिंद।